तो खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। इसी के लिए कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने अगले एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया है। प्रदेश का कोविड कर्फ्यू को अब 1 जून से लेकर 8 जून तक पहुंचा दिया गया। बताते चले कि कोविड कर्फ्यू में प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है और साथ ही साथ सरकार ने हफ्ते में 2 दिन दुकानें खोलने की भी अब छूट दे दी है। बैठक में हुए फैसले के अनुसार जून में परचून की सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। दुकानें खुलने का समय अब सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक का होगा। तो उत्तराखंड के अंदर भी अब कोरोना कर्फ्यू को 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया। उत्तराखंड के अंदर 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और इसे देखते हुए हालांकि जितनी भी राशन की दुकानें हैं, परचून की दुकानें, उन्हें सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हफ्ते में 2 दिन अब दुकानें खुल सकेंगी और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामगोपाल जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। रामगोपाल, एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया। जैसा कि सभी राज्य कोरोना कर्फ्यू को फिर से बढ़ा रही हैं, ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में भी 8 जून तक अब कोरोना कर्फ्यू रहेगा। किन चीजों पर प्रतिबंध है और किन चीजों में छूट दी गई है, रामगोपाल ये बताएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए प्रदेश में जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था 1 तारीख तक, जो ये इसकी अवधि थी, इसको लेकर अब प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। ये 8 जून तक जो है अवधि को किया गया है। हालांकि सब्जी, फल और जिस तरीके से जो अन्य दुकानें थी जिनको छूट दी गई थी, ताकि जो आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं उस आवश्यक वस्तु यानी कि जो ग्रामीण है या फिर सारी जितने भी ऐसे इस तरीके के जो व्यक्ति हैं जो जिनको इस चीज की आवश्यकता है वे ले सकें। साथ ही साथ जो किराने की दुकानें हैं, इस बार प्रदेश सरकार ने जो इसकी अवधि है वो हफ्ते में 2 दिन की गई है। लेकिन जो समय है यानी कि जो समय सीमा जो रखी गई है प्रदेश सरकार द्वारा, वो अब 2 बजे तक कर दी गई है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यक वस्तु यानी खाने पीने की जो राशन की जितनी भी दुकानें वो 2 बजे तक खुलेंगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना हालांकि कम हुआ है, ग्राफ कम हुआ है, मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ढील अभी देखने को मिल रही है वो उसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को भी थोड़ी ढील दी है। लेकिन कुछ दुकानें अभी भी ऐसी हैं जिसको लेकर के सरकार द्वारा छूट नहीं दी गई है। जी सुरभि। बिल्कुल रामगोपाल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 7 तारीख 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर की बात थी, और बाकी ये सेफ्टी यथावत रहेंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया। बाकी सारी सब्जी यथावत रहेगी। खबर काशीपुर से, जहां योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी से देश भर के एलोपैथिक से जुड़े चिकित्सकों में रोष व्याप्त है, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड शाखा काशीपुर ने प्रेस वार्ता कर बाबा रामदेव के दिए वक्तव्य का विरोध करते हुए आईएनएम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तो एक मंजिल तक पहुंचाने वाले 2 अलग अलग मार्ग हैं और ये लड़ाई अहंकारी व्यापारी से है और योग और आयुर्वेद से नहीं। कहा है आयुर्वेद हमारी भावना है, आयुर्वेद हमारा दिनचर्या का हिस्सा है, हमारी पुरातन शैली है। उसके विरोध में किसी भी एलोपैथी के चिकित्सक का ना कोई स्टेटमेंट है, ना ही किसी हमारी आईएमए का कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है। हम केवल विरोध उस बात का कर रहे हैं जो रामदेव जी ने दिवालियापन कहा है हमारी साइंस को, आए जो एलोपैथी को कहा है। उन्होंने कहा है स्टूपिड साइंस है। तीसरा उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो दवाइयाँ दी थी वो फेल हो गई हैं। इन्होंने जो वैक्सीन दिया है वो लगने से उसके बाद भी लाखों लोगों की मौत हो गई है। इन्होंने जो वैक्सीन लिया है उसके 2 डोज लगने के बाद हज़ारों डॉक्टरों की डेथ हो गई है। हमारा विरोध इस गलत धारणा को लेके है, इस गलत वक्तव्य को लेके है। तो अगली खबर मंगलौर से, जहां हरिद्वार डीएम के आदेश पर अवैध पशु काटने वालों पर की गई है बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम के साथ मिलकर नगर पालिका ने अवैध पशु काटने वाले
के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 2 पशु का मांस भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ पुलिस टीम ने इन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। चालान काटा गया। हरिद्वार जिले में पशु काटने पर अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दो पशु के मांस बरामद, पुलिस ने चालान भी काटा। ये पूरा मामला मंगलौर से, जहां हरिद्वार डीएम के आदेश पर अब अवैध पशु काटने वालों पर सख्त कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस टीम के साथ नगर पालिका ने मिलकर अवैध पशु काटने वालों पर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान 2 पशु का मांस बरामद किया और साथ ही साथ पुलिस ने चालान भी काटा। राजधानी से बड़ी खबर, यानी कि देहरादून से, जहां प्रदेश में जारी टीकाकरण अभियान में आई तेजी। राज्य में 45 साल की आयु वालों के लिए वैक्सीनेशन आने का सिलसिला जारी। वैक्सीन आने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी उत्तराखंड पहुंची है 1 लाख कोरोना वैक्सीन। 45 साल से आयु वालों के बाद अब 18+ वालों की वैक्सीन आने का इंतजार। तो राजधानी देहरादून में अब प्रदेश में टीकाकरण अभियान में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब राज्य में 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का आना लगातार जारी है। वैक्सीन आने का सिलसिला लगातार जारी है और रविवार को भी उत्तराखंड में 1 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंची है, जहां 45 साल की आयु वालों के बाद अब 18+ वालों का भी वैक्सीन आने का जिले के अंदर इंतजार किया जा रहा है। खबर मसूरी से, जहां समाज सेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल कोरोना काल में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने आज मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को राशन बांटा और साथ ही साथ उन्होंने क्यारा क्षेत्र में जाकर लोगों को राशन भी बांटा है। उनका कहना है कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो लोगों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। तो मसूरी के अंदर उत्तराखंड के अंदर कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने आज मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में लगभग 150 परिवार को राशन बांटा है। उस वक्त की तस्वीर जब समाजसेवी गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका इस दौरान ये भी कहना था कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। मुझे लगातार मसूरी से काफ़ी टाइम से फ़ोन आ रहे थे। मैंने नीचे तो अपना पूरे मसूरी विधानसभा में कर दिया है। मैं इनका बेटा और उनके घर परिवार का सदस्य बनकर काम कर रहा हूँ। आज मैंने हुसैनगंज और कंपनी बाग में आज मैंने 200 परिवारों में राशन वितरण करा और उनकी समस्या जो है, उनकी समस्या एक रोड की है और पानी की है समस्या, काफ़ी समस्या उनकी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आगे मैं जल्द से जल्द उनका जो रोड की समस्या उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँ। तो खबर भगवानपुर से, जहां मिशन हौसले के तहत आरबीआई के जवानों ने अपने सौजन्य से जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया। मौजूद आरबीआई के धन सिंह नेगी का कहना है कि डीजीपी की जानिब से मिशन हौसला अभियान चलाया गया है, जिसके मद्देनजर जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराकर उनकी मदद की जा रही है। तो भगवानपुर के अंदर यहां भी जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। आरबीआई के जवानों ने अपने सौजन्य से जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जहां आरबीआई के जवान गरीब लोगों को राशन और जरूरत की चीजें देते हुए नजर आ रहे हैं।
जैसे एक मिशन हौसला के तहत हमारी IRB की बटालियन और जिला हरिद्वार का पूरा प्रशासन इसमें सहयोग कर रहा है। और मिशन हौसला के तहत जो गरीब और निराश्रित लोग हैं उनको खाने की, राशन की और अन्य सामग्रियां दी जा रही है, जिससे लॉकडाउन के इस महामारी में किसी भी गरीब निराश्रित आदमी को भूखा न रहे। ये हमारे DGP अशोक कुमार जी का मिशन हौसला के तहत सबको राशन पहुंचाया जा रहा है। और IRB की बटालियन, हमारे 1st बटालियन जो भगवानपुर में है, वो बहुत बढ़िया कार्य कर रही है और प्रशासन इसमें पूरा। खबर हल्द्वानी से, जहां सांसद अजय भट्ट ने आज DRDO द्वारा तैयार किए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ देर शाम तक अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। अजय भट्ट का कहना है कि DRDO द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की कल से शुरुआत हो जाएगी। तो हल्द्वानी में आज सांसद अजय भट्ट ने DRDO द्वारा तैयार किए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। ये उस वक्त की तस्वीर जब सांसद निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे 500 बेड के अस्पताल का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, कोरोना काल को देखते हुए और कोरोना का तीसरा पीक अभी बाकी है, 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया है सांसद के द्वारा, और ज्यादा अपडेट बताएं मुकेश। ये बताऊंगा, नैनीताल सांसद अजय भट्ट द्वारा आज ये 500 बेड का जो निरीक्षण किया गया है, उसमें जिसमें कहते हैं उन्हें सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दी कि जल्द से जल्द दुरुस्त है, क्योंकि ये अस्पताल कल से चालू हो रहा है और इसमें जो भी लेकिन कोविड का जो भी इलाज होगा उसमें किया जाएगा। जी, क्या समय अवधि रहेगी अस्पताल का, क्या शेड्यूल है, कुछ और अपडेट बताएं आप। ये अस्पताल कल से चालू हो जाएगा। इसमें वेंटिलेटर 100 वेंटिलेटर बेड है, जिसमें 125 बेड है। इसको लेकर हमने आज इसका निरीक्षण करा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे कि जल्द से जल्द इसको जो दुरुस्त है उसकी व्यवस्था जल्दी से दुरुस्त करके और चालू किया जाए। बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को, फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। शुरुआत होगी कल को, सब आप लोग भी उस समय यहाँ पर आएंगे। तो कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है। कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसका ज्यादा असर अब रोज कमाने वाले लोगों पर पड़ रहा है, जिसके चलते उनके घर में रोजी रोटी की भी संकट पैदा हो चुका है। कुछ लोग इस समय में ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए भी आगे आ गए हैं। आपको बता दें कि समाजसेवी डॉक्टर विशाल गर्ग काफी समय से ऐसे जरूरतमंद लोगों को राशन के किट देकर उनकी मदद कर रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में ऑटो रिक्शा यूनियन कार्यालय पहुंचकर राशन का किट उनके द्वारा बांटा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जन सहयोग के बिना लॉकडाउन को सफल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सरकार को गरीब मजदूर वर्ग को राशन के साथ नगद आर्थिक मदद की उपलब्ध करवानी चाहिए। जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और इस कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा विभीषिका रही है। तो आज हम यहाँ पे टेम्पो यूनियन में, यहाँ पे सद्भावना टेम्पो यूनियन में गुलाम साबिर जो हमारे मित्र हैं, उनके आग्रह पर यहाँ पे जो टेम्पो स्टैंड के लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों की आजीविका में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आजीविका इस समय नहीं है, कार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम किया और करीब खबर काशीपुर से, जहां देश में बढ़ती महंगाई और कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा नवचेतना भवन में सांकेतिक उपवास रखकर अपना विरोध प्रकट किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई, किसान विरोधी तीनों बिल से जनता पूरी तरीके से परेशान है। स्वास्थ्य विभाग में ये भी सरकार असफल रही है। कोविड-19 अनुपालन करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकारों को जागने के लिए सांकेतिक उपवास रखा गया है।
बताते चले उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों और अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। तो उत्तराखंड के अंदर सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, काशीपुर का ये पूरा हम आपको मामला बता रहे हैं, जहां देश में बढ़ती महंगाई और कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा नवचेतना भवन में सांकेतिक उपवास रखकर लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल इसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे, जहां उन्होंने इस दौरान कहा है कि देश में बढ़ती महंगाई, किसान विरोधी तीनों बिलों से जनता पूरी तरह से परेशान है। स्वास्थ्य विभाग में ये भी सरकार असफल रही है। कांग्रेस प्रदेश में जब केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन आई नहीं रही है, जब भेजी नहीं रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाएंगे कैसे? क्योंकि सारा का सारा वैक्सीनेशन का जितना भी कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम केंद्र सरकार के हाथ में है। और जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को वैक्सीनेशन देगा ही नहीं, तो वो लगा कैसे पाएगा? बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जमकर यहां राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। तो लक्सर से अगली बड़ी खबर, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर दौरा रद्द। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए दौरा हुआ था तय। प्रशासन सुबह से ही व्यवस्थाओं को लेकर दिख रहा है यहां अलर्ट मोड पर, और इसी को देखते हुए मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव सुरेश कुमार ने इस बात को लेकर पूरी जानकारी दी। तो लक्सर का दौरा किया जाना था, लेकिन अब सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का लक्सर दौरा रद्द हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए यह उनका दौरा तय हुआ था। प्रशासन सुबह से ही व्यवस्थाओं को लेकर यहां काफी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव सुरेश कुमार ने इस बात की पूरी जानकारी दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, जो उनका दौरा होना था सतपाल महाराज का, लक्सर का दौरा रद्द हो गया है, दौरा रद्द होने के पीछे क्या वजह रही? गोविंद देखिए, शुरू में बताना चाहूंगा, जिस तरह से सतपाल महाराज का आज जो है हवाई यात्रा दौरा था, जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका दौरा था, उनका साफ तौर पर कि लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण द्वारा भी कहीं ना कहीं शिकायत हो रही थी। तो खुद जो स्वयं जो सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री है वो खुद दौरा करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण जो वंश जो है उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया। अब जाकर जो 1 मई है उसको जो वो वापसी आएंगे, 1 तारीख को वो दौरा करेंगे। उनके जो सचिव थे उन्होंने ये जो जानकारी सुबह ही जो है एक प्रार्थना पत्र के जरिए दी गई थी। बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो सतपाल महाराज का जो दौरा था, वो दौरा जो है आज पूरी तरह से जो है जिस तरह से प्रशासन ने जो तैयारियां की हुई थी वो पूरी तरह से कर ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है। जी बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां हिरनाखेड़ी गांव में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर हमलावरों ने युवतियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया है। परिजन उन्हें लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को भी दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिलाओं को मेडिकल के लिए लक्सर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, मारपीट के पीछे की क्या वजह रही और क्या प्रशासन ने कार्रवाई की है इस घटनाक्रम के बाद? गोविंद देखिए, सुरभि बताना चाहूंगा, जिस तरह से महिला ने जो है अपने ही परिवार वालों के खिलाफ जिस तरह से तहरीर दी है, उस मारपीट का आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जांच कर रही है। पुलिस भी जो गहनता से जांच करने की बात कर रही है, लेकिन सुरभि अभी स्पष्ट बिल्कुल नहीं हो पाया। जिस तरह से पुलिस जो दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी
मामला भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो परिवार वाले और ना ही पुलिस अभी कुछ कहने से भी कतरा रहे हैं। जी श्रुति। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जो है ना घर के ऊपर दुकान है मेन रोड पर, उस दुकान का मतलब मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे बच्चे देखो सिक्योरिटी में, और जी मेरे बच्चे एक बिल्डिंग चले जाओ, एक बच्चा मेरे पंजाब में आया, एक बच्चा था वो घेर में पलब लगाने के लिए आ गया, तो उनके 2-3 वाक़े हो चुके। मतलब जो है ना जो लेडीज़ है उसका सिर पाट रखा, बहू का जो लड़की की बहू उसका पैर तोड़ रखी, और जो घरवाली है उसके ईद मारा की छत्ती में जो मुँह चोड़ रही। और जी वो सर घर पर आने की छत्ती मुझे कितनी बार। कौन है लोग? ये लोग मेरे भाई हाँ मतलब तेजपाल, उसके लड़के हाँ टीटू, रोहित, उसकी काजल और जी का नाम स्वाति। शिकायत कर दिया आपने? हाँ शिकायत कर दिया, उसकी क्या नाम घरवाली। खबर रामनगर से, जहां कोरोना संक्रमण की निरंतर वृद्धि होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर के मालधन क्षेत्र में हर घर पूरे बाजार में प्रत्येक दुकान को सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही साथ पुलिस चौकी, कन्या इंटर कॉलेज, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को भी सैनिटाइजेशन किया गया। नहीं सर, इससे पहले तो आज तक मतलब स्कूल के स्तर से तो हुआ है, लेकिन बाहरी स्तर से कहीं से भी सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। आज आपके स्कूल में जो सैनिटाइजर किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये आम आदमी पार्टी से टीम से आए हैं यहाँ, इन्होंने शिशुपाल सिंह रावत जी के यहाँ से आए हैं आम आदमी पार्टी से, इन्होंने हमारे पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया है। देखिए, सैनिटाइजर तो हमने पूरे रामनगर में, और आज से नहीं बल्कि हमने 10 दिन पहले एक नंबर लॉन्च किया था कि जो लोग फ़ोन करेंगे जिनके घरों में कोविड हुआ हो किसी को, या कहीं बैंकों में, सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं हुआ हो, तो हम उसको सैनिटाइज करने का काम करेंगे। आज मालधन से भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो आज हमने इसलिए जो है पूरा मालधन मार्केट हो गया और ये बैंक हो गया, इसको सैनिटाइज किया। अभी जो है कि कन्या इंटर कॉलेज है, उधर जा रहे हैं। बटेरी से, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रवासियों के लौटने पर क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटरों की कमी के चलते अब ग्रामीण खुद आगे आ गए हैं। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की, जिसे देखकर अब आसपास के गांव भी सेंटर बना रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है ये उत्तराखंड के टिहरी से। संक्रमण को देखते हुए अब खुद ग्रामीण क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर का अब इंतजाम खुद ग्रामीणों के द्वारा संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है। पूरा मामला बता दें आपको, यहाँ पर ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने का पहल किया, और इससे प्रेरित होकर आसपास के गांव भी अब ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रहे हैं। तो खबर विकासनगर से, जहां आप नेता गुरुदेव सिंह राठौर ने विकासनगर के लक्ष्मीपुर में दिव्यांग और कैंसर पीड़ित लोगों को राशन किट बांटे हैं। और इस दौरान आपको बताते चले कि पिछले 1 महीने से आप नेता एडवोकेट गुरुमिल सिंह राठौर के द्वारा गांव बचेगा तो देश बचेगा महाअभियान भी चलाया गया था, जिसमें विकासनगर विधानसभा का 75% क्षेत्र में गुरमेल सिंह राठौर द्वारा गठित टीमों के द्वारा घर घर जाकर सभी घरों को सैनिटाइज भी किया गया। पिछले 1 माह से जब से कोरोना का संक्रमण विकासनगर विधानसभा में बढ़ा है, पूरे भारत में बढ़ा है, लेकिन हमारी विकासनगर विधानसभा में उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो संक्रमित व्यक्ति पाए गए वो हमारी विकासनगर विधानसभा में पाए गए। और ये देखकर हमने एक अभियान चलाया, गांव बचेगा तो देश बचेगा। हमने घर घर जाकर सभी घरों को सैनिटाइज कराया और प्रत्येक घर को एक हैंड सैनिटाइज़र और जितने घर में मेंबर हैं सभी को मास्क वितरण किए। खबर रामनगर से, जहां ग्राम मालधन में पानी के निकास को लेकर जनता परेशान है। प्रदेश सरकार और हर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं स्वच्छता के लिए, लेकिन उनके द्वारा बड़े कार्य किए जाने का दावा
फेल हो जाता है। क्षेत्र की जनता पानी के निकास के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे गंदे पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर भयानक बीमारियां होने का भी खतरा बन गया है। ग्राम प्रधान और स्थान प्रतिनिधि इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोई कार्रवाई भी इस पूरे मामले में अभी तक नहीं की गई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है रामनगर की। आप तस्वीरों में देखिए कि बरसात के मौसम में हल्की बारिश के होने के कारण भी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। घुटने तक पानी है। लोग पानी में तैरकर अपनी मंजिल तक पहुँचने पे मजबूर हैं। हैरानी की बात यह भी है यहाँ कि मामले को लेकर शिकायत भी की जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इन पानी के इकट्ठा होने के कारण कई तरह की बीमारियों का भी खतरा इस इलाके अंदर पनप रहा है। दो दिन की बारिश में मेरे घर में सारा पानी घुस गया। इतना गंदा पानी इस नाली का आ रहा है, सारा मेरे अंदर गया, घोट में तक। मेरा तो 3 साल का बेटा है, तो उसको मैं कब तक रोकूं गंदे पानी से। मतलब तू मत जा, जिसमें कि 2 दिन की बारिश में ये हाल हो गया कि मेरे अंदर तक पानी चला गया। बरसात में क्या हाल होगा ये बताओ। और अभी तक कुछ नहीं निवारण निकल रखा यहाँ का। 3-4 साल से लगा, ये लगा लो, ये तो काफी साल हो गए इस बात को, और कोई सुविधा नहीं है, जिसमें कि इतनी बड़ी बीमारी से तो हम लोग लड़ रहे हैं। अभी ऊपर से इतना गंदा पानी हमारे अंदर जा रहा है। देखिए, ये जो है कि ग्राम पंचायत की सड़क थी, और जब पीछे 2 दिन बारिश हुई तो बारिश में जो लोगों के घरों में पानी भरा, और जो यहाँ के वार्ड मेंबर है जितेंद्र चंकी, उन्होंने, उनके साथियों ने ये सोचा कि शायद इस पुलिया को हटाने से, इस पुलिया को तोड़ने से पानी की निकासी हो जाएगी। थोड़ा बहुत हुई भी, लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि इनके ऊपर चौकी में कार्रवाई करने की धमकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई। उसके बाद जो है एसडीएम के पास मैं गया, मैंने पटवारी से बातचीत की, तो ये धमकी दी जा रही कांग्रेस के लोगों द्वारा कि अगर ये पुलिया बन गई सरकार के पैसों से तो हम जो है इस पे आरटीआई लगाएंगे, इसको जो है चंकी पर्सनल बनाए। तो आज इसीलिए हम लोग आए थे, आम आदमी पार्टी के साथी लोग। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।